इलेक्शंस क्या होते हैं? वोटिंग किसे कहते हैं? हर वो फैसला जिस तक पहुंचने में एक से ज़्यादा लोगों की राय शामिल हो रही हो, उस प्रोसेस को वोटिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बस में 30 लोग हैं जिन्हें फैसला करना है कि बस कौन ड्राइव करेगा, तो उस डिसीजन को लेने के प्रोसेस को इलेक्शन कहा जाएगा। इसी तरह किसी भी मुल्क में लोगों के जरिए गवर्नमेंट चुनने के अमल को वोटिंग, इलेक्शंस, चुनाव या इंतखाबात कहा जाता है। सीधे अल्फाजों में जिस मुल्क में वही हो रहा हो जो लोगों की अक्सरियत चाहती है, तो ऐसे मुल्क को डेमोक्रेटिक स्टेट यानी जमहूरी रियासत कहा जाता है। गवर्नमेंट चुनने के अमल को वोटिंग और उस निज़ाम को डेमोक्रेसी कहते हैं। यह अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल होगा कि दुनिया में पहली बार वोटिंग कब, कहाँ और किस चीज़ के लिए हुई, क्योंकि शुरुआती दौर से ही इंसान लोगों की अक्सरियत से किए गए फैसलों को ही अपनाते आए हैं। लेकिन एक लंबे अरसे तक ये चीज़ बस छोटी सतह पर ही काम करती थी, क्योंकि उस वक्त 30-40 लोगों में वोटिंग यानी उनकी राय लेना तो मुमकिन था, लेकिन एक बड़े स्केल पर कि जिसमें किसी बादशाह को चुना जाए, ये एक नामुमकिन सी बात थी। और इसी वजह से दुनिया की तारीख में एक बहुत लंबे अरसे तक लोगों पर एम्पायर्स और डायनेस्टीज हुकूमत करती आई हैं, जिनकी कुछ जिंदा मिसालें आज भी मौजूद हैं। अलबत्ता दुनिया की तारीख में सबसे पहले ऑफिशियल इलेक्शंस का जिक्र आज से 2600 साल पहले कदीम यूनानी सल्तनत एथेंस में नेगेटिव इलेक्शंस के नाम से मिलता है, जिसमें सिर्फ जमींदार मर्दों का वोट लिया जाता था। इसमें होता यह था कि अगर किसी भी लीडर को 6000 से ज़्यादा वोट मिलते थे तो उसे 10 साल के लिए मुल्क से निकाल दिया जाता था। इसीलिए इस प्रोसेस को नेगेटिव इलेक्शंस का नाम दिया गया। लेकिन उस वक्त ये कॉन्सेप्ट दुनिया में इतना मशहूर नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ी सतह पर किसी बादशाह के राज में इसे अंजाम देना तो दूर, इसे इंट्रोड्यूस करवाना भी नामुमकिन था, क्योंकि दुनिया का हर बादशाह यही चाहता था कि तख्त पर मेरा ही खानदान हमेशा राज करे। अगर वोटिंग हुई तो जाहिर है लोग उसी को चुनेंगे जो बादशाह बनना डिजर्व करता होगा। तो इस तरह के किसी भी कॉन्सेप्ट को जिससे बादशाह के तख्त को खतरा हो, उसे बगावत कहकर उठने से पहले ही कुचल दिया जाता था। वक्त गुजरता गया, कई सल्तनतें बनी और ख़त्म हुई। हज़ारों सालों तक एक दूसरे का खून बहाकर आखिरकार लोगों में शऊर आना शुरू हुआ और डेमोक्रेसी एक बहुत लंबा सफ़र करके अलग अलग तरीक़ों से इवॉल्व होकर 13वीं सदी में वेनिशियन नामी एक स्टेट तक पहुंची, जो कि आज वेनिस के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक स्टेट बना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के दूसरे मुल्कों ने इस सिस्टम को अपनाना शुरू किया। 17वीं सदी में अमेरिका ने और बिलाखिर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन के वजूद में आए। लेकिन यहाँ मसला ये हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, अब वो खुद यहाँ से जा चुके थे, और पीछे जिन लोगों के हाथों में वो इस सिस्टम को छोड़कर गए थे, उनमें से 2-4 को छोड़कर किसी को डेमोक्रेसी का मतलब तक नहीं मालूम था। और उन 2-4 को भी अंग्रेजों के जाने के फौरन बाद रास्ते से हटा दिया गया, और पीछे रह गए कुछ जाहिल जागीरदार और वो गरीब आवाम जो पिछले 1200 साल से किसी न किसी की गुलाम रही थी, कभी मुगलों की, कभी अंग्रेजों की। अंधों में काने राजा की मिसाल तो आपने सुनी होगी। तो उस वक्त भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उन जागीरदारों ने अंग्रेजों के जाने और लोगों की गुलाम ज़हनियत का भरपूर फायदा उठाया। बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर खुली गुंडागर्दी की और दीमक की तरह कई नस्लों तक इस मुल्क को लूट कर खाने का प्लान बनाया, जो कि आज तक चल रहा है। लेकिन उस वक्त खाने के लिए इतना कुछ था नहीं, इसलिए 9 साल तक लूटने के बाद जब खाने के लिए कुछ ना बचा, तो इन लोगों ने अंग्रेजों की दी हुई डेमोक्रेसी से फायदा उठाने का सोचा और 1956 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाकर 1958 में पहली बार IMF से आज की तारीख के $2,54,000 की भीख मांगी। और जब 1970 में पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए, तो उसका अंजाम ये हुआ कि बांग्लादेश को अलग होना पड़ा। वही बांग्लादेश जिसका एक बांग्लादेशी टका आज पाकिस्तानी 2.5 रुपए के बराबर है। लेकिन इस चीज से उन जागीरदारों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन भूखे बेड़ियों को आमदनी का नया जरिया IMF और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज से खुद को गरीब मुस्लिम मुल्क दिखाकर इमदाद और कर्जों के रूप में दिख चुका था। तो फिर ये रिवायत बन गई, जो भी हुकूमत में आता सबसे पहले IMF और दूसरे मुल्कों से भीख मांगता, उन पैसों को साइड करता और अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही निकाल दिया जाता। एक के बाद एक आता गया, खाता गया और मुल्क पर लोन बढ़ता गया। और आज पाकिस्तान पर $224 बिलियन का कर्जा है, यानी हर पाकिस्तानी 2,73,000 रुपए का कर्जदार है और मजबूर है इस कर्ज का बोझ उठाने और महंगी चीजें खरीदने पर और ना खरीद पाने पर खुदकुशी करने पर। कितनी शर्म की बात है कि इन खबीस हुक्मरानों के कुत्ते एक आम इंसान के टैक्स के पैसों से उसके पूरे महीने के राशन से महंगा सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हों, और उसी मुल्क में वही आम आदमी भूख से खुदकुशियां करता हो, और उसके बावजूद भी वही आम आदमी उन खबीसों के नाम के नारे लगाता हो, उनके जलसे जुलूसों में भेड़ बकरियों की तरह घुस कर जाता हो। पाकिस्तान बनने से अब तक सिर्फ चंद खानदानों ने इस मुल्क को कई नस्लों तक लूट कर खाया है और आज तक खा रहे हैं।
लोगों को मजहब, फिरकों, जबानों और सियासी पार्टियों में उलझाकर बेशर्मी, जहालत और दरिंदगी की वो मिसाल कायम की है कि अगर चंगेज खान और हिटलर जैसे लोग आज जिंदा होते तो उन्हें भी पाकिस्तान की हालत पर तरस आ जाता। तरस नहीं आता तो बस खुद आप लोगों को ही अपनी हालत पे नहीं आता। डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में आ जाए तो क्या होता है, उसका अंदाज़ा आप पाकिस्तान की हालत से लगा सकते हैं। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में बिजनेस की तरह वर्क करती है। इलेक्शन से पहले ये पार्टियां जलसों और रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। अब जाहिर है जो इतने पैसे खर्च करेगा वो पावर में आने के बाद अपने सारे पैसे रिकवर करेगा, और उसके लिए करनी पड़ेगी करप्शन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सैलरी में तो वो पैसा वसूल नहीं हो सकता। तो वो तो करप्शन करके पैसा स्विस बैंक्स में रखवा देगा, लेकिन उस वजह से इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचेगा उसका सारा बोझ आपके और मेरे कंधों पर टैक्स की सूरत में आकर गिरेगा। लेकिन इसमें उन खानदानों की कोई गलती नहीं। गुलाम ज़हनियत हमारी अपनी है, गुलामी की आदत हमें खुद को है। हम सोच ही नहीं सकते इस बात को कि हम में से कोई निकलकर इस मुल्क को इंसानों का मुल्क भी बना सकता है। हमें कोई ना कोई आका लाजमी चाहिए, मुगल नहीं तो अंग्रेज, अंग्रेज नहीं तो डिक्टेटर, डिक्टेटर नहीं तो कोई सियासी पार्टी। हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमें अपने पैरों तले कुचले और हम पालतू कुत्तों की तरह उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों को हसरत भरी निगाहों से देखते रहें। शायद मेरी बातें सुनकर कुछ लोगों के जहनों से गुलामी की चादर हट जाए। वही लोग जो आज सड़कों पर झंडे लिए गले फाड़ फाड़ कर अपनी पार्टियों के नारे लगाते फिर रहे हैं, शायद उन्हें समझ आ जाए कि वो ये जो कर रहे हैं वो इनके खून में मौजूद गुलामी का वो हिस्सा है जो इनके बाप दादाओं से चला आ रहा है। और शायद अगले इलेक्शन में ये लोग किसी पार्टी का झंडा उठाकर गला फाड़ने के बजाय अपनी आंखों से मजहब, रंग, नस्ल और ज़बान का पर्दा हटाकर अपने आसपास किसी बाकिरदार इंसान को ढूंढकर अपना नुमाइंदा बनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि हर इलाके में कोई ना कोई एक अच्छा इंसान तो होता ही होगा। तो क्या वो सारे अच्छे इंसान मिलकर एक अच्छा शहर नहीं बना सकते? वो सारे अच्छे शहर मिलकर एक अच्छा सूबा, और वो सारे सूबे मिलकर एक अच्छा मुल्क नहीं बना सकते? कहने को तो आपको ये जोश में कही हुई फिल्मी बातें लग सकती हैं, लेकिन आपको भी पता है कि इन बातों के पीछे आपका और आपके बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल छुपा है। और अगर ऐसा हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा, हर सूबे को उसका हक मिलेगा, और वो पाकिस्तानी जो आज शर्मिंदगी से दूसरे मुल्कों में अपना मुंह छुपाते हैं वो फ़ख्र से कह सकेंगे कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन ये काम दुनिया का इंतहाई मुश्किल तरीन काम होगा, क्योंकि उन बेवकूफ़ों को आज़ाद करवाना बहुत मुश्किल है जो अपनी ज़ंजीरों की इज्जत करते हैं।